नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड टॉक्स इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो इंडिया में हर दिन बढ़ रहे हैं, यूपीआई स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स। इंडिया में हर मिनट लगभग 2 यूपीआई फ्रॉड्स होते हैं या फिर इससे अधिक ही होते होंगे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज़्यादातर लोग खुद ही स्कैमर्स को एक्सेस दे देते हैं। बिना जाने बिना सोचे वो अपने मोबाइल का एक्सेस, अपने यूपीआई पिन का एक्सेस स्कैमर्स को दे देते हैं। स्कैमर्स के तरीके दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस ही असली बचाव है। इससे और कोई आपको नहीं बचा सकता, सिर्फ आपको अवेयर होना होगा, तभी आप स्कैमर से बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे कॉमन यूपीआई फ्रॉड्स, ये कैसे होते हैं और उनसे बचने के सबसे आसान तरीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्कैम कि होते कैसे है। फेक कॉल, फेक कस्टमर केयर। आपके पास में फ़ोन आता है, जैसे आपने फ़ोन किया है कि आपका कहीं पे कोई अमाउंट रुक गया, तो आप ऑनलाइन जाके सर्च करते हो कि पेटीएम, फ़ोन पे का टोल फ्री नंबर या फिर कस्टमर सपोर्ट नंबर। तो स्कैमर्स इतने चालाक हैं कि उन्होंने गूगल के ऊपर बहुत ज़्यादा फेक नंबर्स डाल रखे हैं। आप उनके पास फ़ोन मिलाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि हम इस बैंक से कस्टमर सपोर्ट बात कर रहे हैं, और आप विश्वास भी कर लेते हैं। फिर वो आपसे यूपीआई का पिन मांग लेते हैं या फिर कोई ओटीपी मांग लेते हैं। तो इन चीज़ों में आपको जो भी अगर कस्टमर सपोर्ट के नंबर चाहिए वो उस कंपनी के ऐप पर ही मिलेंगे। आप गूगल से इन जगह से न उठाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है जो आपको बैंक से बता रहा है, खुद को कस्टमर केयर बता रहा है, तो पहली बात तो इंडिया के जितने भी नंबर होते हैं उनके स्टार्टिंग +91 होता है। इसके अलावा आपको +91 के अलावा +92 जो कि पाकिस्तान का नंबर है उसको भी नहीं उठाना, किसी को नहीं उठाना है। सिर्फ +91 वाले जो नंबर होते हैं वो इंडिया के होते हैं। और बैंक कभी भी आपको निजी नंबर से कॉल नहीं करता है। निजी नंबर जो आपके और मेरे पर्सनल नंबर होते हैं उस तरीके के बैंक के नंबर नहीं होते। बैंक आपको हमेशा बैंकिंग आवर्स में कॉल करता है। ऐसे नहीं आपके पास संडे को भी बैंक की तरफ से कॉल आ रहा है, सैटरडे को भी आ रहा है, नहीं, और रात को आ रहा है या फिर अर्ली मॉर्निंग में सुबह आ रहा है। बैंक हमेशा बैंकिंग आवर्स में आपको फ़ोन करता है। बैंक का कोई भी अधिकारी आपसे ना कभी यूपीआई पिन पूछता है, ना एटीएम का पिन पूछता है, और ना ही आपसे कभी आपका बैंक बैलेंस पूछता है, और ना ही आपको किसी को बताना है। और एक और प्रचलित जो स्कैम है वो होता है क्यूआर कोड पेमेंट स्कैम। स्कैमर आपको कहता है कि मेरे को आपको पैसे भेजने हैं, आप मेरा ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्कैन करने से पैसे आपके खाते से जाते ही हैं। पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर स्कैन नहीं करना होता है, और किसी भी अनजान व्यक्ति का या फिर कोई भी अनजान क्यूआर कोड कहीं भी लगा हुआ हो आपको स्कैन नहीं करना है। वो आपको एक फिशिंग वेबसाइट पर ले जा सकता है, आपको गलत वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकता है। स्क्रीन शेयरिंग स्कैम, ये क्या सबसे ज़्यादा डेंजरस है, और इसके अंदर मोस्टली एजुकेटेड लोग ज़्यादा फंसते हैं। क्या होता है कि आपका कोई ऐप है या फिर कोई आपका सॉफ्टवेयर है, वो रुक गया या फिर ख़राब हो गया, अटक गया, उसमें कोई ग्लिच आ गया, तो आप फ़ोन करते हो या फिर आपके पास में ही फ़ोन आता है कि मैं आपकी इस ऐप एरर में हेल्प कर सकता हूँ, आपका ऐप में ये दिक्कत आ रही, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप मुझे टीम व्यूअर या एनीडेस्क के द्वारा स्क्रीन का एक्सेस दे दो। स्क्रीन का एक्सेस में क्या होगा, आपकी जो पूरी स्क्रीन है ना, इसका पूरा एक्सेस स्कैमर के पास चला जाता है, और जैसे ही पूरी स्क्रीन चली जाती है आपकी सारी डिटेल्स, आपके यूपीआई पिन, सेव्ड पासवर्ड, सब कुछ स्कैमर के पास चला जाता है। बैंक पूरा ही खाली हो जाता है स्क्रीन शेयरिंग में। तो इससे बचना कैसे आपको? सबसे पहले तो आपको किसी को भी अपनी स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन नहीं देनी है। कोई भी बैंक का अधिकारी, कोई भी ऐप सपोर्ट स्क्रीन शेयर नहीं मांगता है जब तक आप ऑफिशियल नंबर पे बात ना करें और टेक्निकल सहायता की आवश्यकता ना हो तब तक। इसके बाद में हम बात करते हैं फेक लॉटरी और केवाईसी अपडेट स्कैम। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये होते कैसे हैं। आपके पास कुछ ऐसे मैसेज आएंगे, देखो निजी नंबर से आया हुआ है, देखो ये पर्सनल नंबर होते हैं, और इसमें क्या कह रहा है कि आपका HDFC बैंक है वो ब्लॉक हो चुका है, प्लीज़ अपडेट योर पैन कार्ड, और नीचे ही वेबसाइट दे रखी है। सेम यहीं पे ही है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, पैन कार्ड को अपडेट करें। पर आप इसमें एक चीज़ देखें, इनकी वेबसाइट बिल्कुल गलत है, कहीं पे भी ऐसी वेबसाइट नहीं होती है।
दूसरा आप इधर देखें, ये मेल आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेरी होल्ड ऑन योर अकाउंट ड्यू टू साइबर क्राइम कंप्लेंट, कि आपके इतना अमाउंट जो है वो होल्ड पे रख दिया गया है किसी साइबर क्राइम कंप्लेंट की वजह से। इनमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है? फेक नंबर, ये नंबर ही गलत है। दूसरा, मैसेज को लिखने में इतनी गलतियां करते हैं, मतलब इनकी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। और दूसरे फेक लिंक देते हैं आपको, देखो बिल्कुल फेक लिंक होते हैं, इनको कभी नहीं खोलना है। इसमें क्या होता है, आपसे कहेंगे कि आपकी पेटीएम की केवाईसी एक्सपायर हो गई, एचडीएफसी बैंक की केवाईसी एक्सपायर हो गई, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आपने केवाईसी नहीं करी। लिंक आपको एक फिशिंग वेबसाइट पे लेके जाते हैं जो बिल्कुल ही फर्जी होती है। आप अपना पैन, आधार, यूपीआई पिन आदि डाल देते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान आप करवा सकते हैं। मोबाइल का एक्सेस आपका उसके पास चला जाता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, कभी भी ऐसे नंबरों के या फिर कभी भी केवाईसी फोन के जरिए नहीं होती है, वेबसाइट के जरिए नहीं होगी। केवाईसी अगर होती है किसी भी बैंक की तो वो उसके ऑफिशियल ऐप के थ्रू होती है या फिर बैंक शाखा में आप विजिट करके केवाईसी करवा सकते हैं। एक सबसे पुराना, सबसे फेमस स्कैम OLX का स्कैम। OLX पे क्या होता था कि कुछ लोग ऐसी ऐड डाल देते थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं फौज में हूँ, मैं आर्मी में हूँ और मैं अपने घर का सामान बेच कर जा रहा हूँ। वो बिल्कुल कम रेट में, आप ये मानो 40,000 के सामान को 5,000 में निकाल रहे हैं। आप खुद सोचो, कोई आदमी इतना कम में क्यों बेचेगा? इससे बढ़िया तो फ्री में दे जाए ना। ऐसे स्कैम चले थे जिसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं कि वो खुद की फ़ोटो शेयर करते थे, खुद की आईडी शेयर कर देते थे और आपको विश्वास दिलाते थे कि हम असल में आर्मी से हैं, और लोग विश्वास भी कर लेते थे। वो अपने आप को आर्मी का बताते थे, फेक आईडी कार्ड आपको दिखाएंगे। जब पेमेंट की बारी आती है ना, तो वो क्या है, क्या तो आपसे पहले पेमेंट मांगेंगे, क्या फिर आपको पहले पेमेंट देंगे अगर वो आपसे कुछ खरीद रहे हैं तो पहली बात तो ऐसे कार्य में आपको कभी भी व्यक्ति से फेस टू फेस मिले बिना ना तो पेमेंट लेनी है ना पेमेंट देनी है, ठीक है। आपको पेमेंट हमेशा पहले मिलो और फिर उसी टाइम आप लो। पेमेंट करने के लिए वो क्या कहते हैं, हम आर्मी का एक सिस्टम होता है उसके थ्रू भेजेंगे, आपके पास में एक रिक्वेस्ट आएगी और वो सोचता है हाँ सच में रिक्वेस्ट तो आई है और उसमें लिखा हुआ है कि हाँ इतना पैसा ये आदमी भेज रहा है, और आप उसमें फिर वो आपसे पिन मांगता है, यूपीआई पिन। सारा खेल यूपीआई पिन का होता है। आपने यूपीआई पिन डाला, आपसे गलती हुई, पेमेंट पहले मांग लेते हैं या फिर पेमेंट आपको पहले देते हैं, और आपने जैसे यूपीआई पिन वगैरह ये डाला, आपके खाते से अमाउंट कट गया। फिर वो कह देंगे सर ये तो पैसा बीच में अटक गया, आपको इतना पैसा और करना होगा तब आपको सारा पैसा वापस मिलेगा। बचना कैसे? वही बात, बिना मिले, बिना किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन के आप किसी को भी ना तो पेमेंट ले ना किसी को भी पेमेंट दें। ऐसी आईडी पे भरोसा ना करें क्योंकि आपको आपका सामान बेचना है ना कि व्यवहार बनाना है। कोई भी अगर आपसे इस दौरान बैंक बैलेंस पूछता है तो बिल्कुल नहीं बताना है, और आपको जैसे ही संदेह हो जाए कि ये फर्जी है, आप उस आईडी को फ्रॉड रिपोर्ट करके आप अन्य लोगों को बचा सकते हैं। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अब फिलहाल की डेट पे लगभग हर घर में किसी न किसी के पास तो ये फ़ोन आया ही होगा, फेक पुलिस स्कैम, या फिर इसको बात करें तो अपने कह सकते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। कि आपके पास में फ़ोन आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो। अरे भैया, डिजिटल अरेस्ट कैसे हो सकता है? कोई इंसान ना हाथ में हथकड़ी है ना गुनाह बताया और आप कह रहे हो डिजिटल अरेस्ट हो गए। वो लोग आपको वीडियो कॉल करते हैं, आपको खुद का प्रूफ दिखाते हैं कि हम देखो पुलिस के ऑफिस में बैठे हैं, पूरी वर्दी लगा के बैठे हैं, देखो पूरा तरीके से। तो सबसे पहले तो देखो +91 के अलावा किसी नंबर को उठाना ही नहीं है। ये +92 का नंबर है, ये तो पाकिस्तान का नंबर है। बाकी ऐसे कुछ भी ऐसी चीज़ होती नहीं है जिसमें डिजिटल अरेस्ट हो, तो आपको इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करना है। कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। गवर्नमेंट खूब अवेयर कर रही है कि ऐसी चीज़ों से बच कर रहें। वो लोग है ना आपको खुद ही कह देंगे कि आपकी ये गलती है, आपने ये गुनाह किया है, और फिर आपको खुद ही ऑन कॉल ये कहेंगे कि अगर आपको बचना है ना तो आपको इतना अमाउंट डालना होगा। गुनाह भी बता रहे हो और बचा भी आप ही रहे हो। बिल्कुल झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं। या फिर ऐसा फ़ोन आता है कि आपका बेटा, आपका बेटी हमारे गिरफ्तार है, मतलब हमारे थाने में गिरफ्तार है, और आपको झूठी आवाज़ सुनाएंगे रोते हुए की, आपको कोशिश करेंगे धमकाने की कि अगर आपने नहीं किया तो इसके ऊपर ये चार्जेस लगा देंगे, ये लगा देंगे। जल्दी से जल्दी, उनको इतनी जल्दी होती है कि ये आदमी किसी और को ना बता दे, किसी
थाने में शिकायत ना कर दे, इसलिए वो बहुत जल्दी करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी आपसे पैसा लिया जा सके। बचना कैसे? डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। आप उनसे पुलिस थाने का नाम पूछे कि कौन से थाने से बात कर रहे हो, और उनसे कहो कि मैं वहीं थाने में आके वहीं पे ही आपसे बात करूंगा। दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। वीडियो कॉल हो या फिर कॉल हो, उसको रिकॉर्ड करें और 1930 पर शिकायत करें। ये सरकार का कंप्लेंट नंबर है 1930, इस पर शिकायत करें। ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, आज की न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें आरबीआई की तरफ से देखो आपको अवेयर किया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट धोखे से पैसा ऐंठने का एक नया तरीका है। ऐसे कॉल से सावधान रहें, परेशान ना हो। क्यों? डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। साझा करें निजी और वित्तीय जानकारी किसी को भी न बताएं। भुगतान तो कभी नहीं करना है। 1930 के ऊपर कॉल करें या फिर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जानकार रहिए, सतर्क रहिए। आज के इस वीडियो में हम लगभग सारे अभी तक जितने भी मेजर स्कैम है ना, उनके बारे में बात कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, पर इसमें सारे ही तरीके आपको पता चल जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना हुई है, ऐसा कोई स्कैम हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे लोगों तक अवेयरनेस फैले। अब जो चलता है फेक रिलेटिव स्कैम। आपके पास कोई बंदा फ़ोन करता है कि वो नाम बताएगा कि मैं राहुल बोल रहा हूँ। आप कहोगे राहुल कौन? अरे राहुल यार, तेरा दोस्त वहाँ मिला था। आप फिर पूछते हो कि यार याद नहीं आ रहा, तब वो कहेगा कि ऐसे थोड़ा सा करेगा। फिर आपको कहा अच्छा वो हाँ यार, वो मेरा क्या है कि मेरा अकाउंट नहीं चल रहा है, तो मैं तेरे को किसी से अमाउंट डलवा रहा हूँ, कुछ रुपए डलवा रहा हूँ। फिर आप कहोगे चलो ठीक है, रुपए तो डलवा रहा है, रुपए डलवाने में क्या हर्ज है, कोई दिक्कत नहीं, डलवा दो। फिर आपके पास में ऐसा मैसेज आता है कि देखो, पहली बात तो ये कोई बैंक का नंबर है, ये बिल्कुल पर्सनल नंबर होता है जिसके थ्रू आपके पास मैसेज आता है। देखो इधर भी सेम वही चीज़ है, पर्सनल नंबर से मैसेज आता है कि 20,000 रुपये आपके खाते के अंदर क्रेडिट हुए हैं इस तारीख को, और आपका यूपीआई नंबर वो आपसे पहले पूछ लेते हैं। ठीक है, इधर भी देखो सेम 10,000 डाल दें, फिर 30,000 डालें। आप देखो इनका रेफरेंस नंबर, यूपीआई रेफरेंस नंबर सेम है। यूपीआई रेफरेंस नंबर हर ट्रांजैक्शन का अलग होता है, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग यूपीआई रेफरेंस नंबर होता है। दूसरा, फिर इनको सबसे बड़ी बात तो इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती, ऐसी मिस्टेक करेंगे। लिंक टू वीपीआई, कहीं पे वीपीए लिख रहे हैं। फिर देख लो आप और गलतियां, डेट फॉर्मेट गलत होते हैं। ये देखो 2/5/24, ये देखो 02 नहीं, मतलब बहुत मिस्टेक होती है। ये क्या कॉपी पेस्ट करते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है ना इनमें, इसलिए। इसमें देख लो आप, अमाउंट क्रेडिट होने का मैसेज निजी नंबरों से आया हुआ, देख लो। ठीक है, और यूपीआई रेफरेंस नंबर सेम है। पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और चलो मान लिया किसी ने डलवा भी दिया, तो आपको क्या है कि सबसे पहले अपने खुद के खाते में देखना कि वास्तव में रुपए आए भी हैं कि नहीं आए। आप कहोगे कि नहीं आए रुपए, तो अरे आ जाएंगे यार, मेरे को आप ऐसा करो, इस नंबरों पे डाल दो। जब आपके पास पैसे ही नहीं आए तो आप क्यों डालोगे उसको सीधा सा एक ही बात कहो, आएंगे तो दूंगा, नहीं तो फोन काट, और जरूरत हो तो आ जा, यहाँ से मेरे से आके ले जा, सीधी इस बात है। अच्छे से पूछो कौन है, क्यों डाल रहा है पैसे। पहली बात तो ये बचने का तरीका। अगर पैसे डाल देते हैं तो बैंक बैलेंस जरूर चेक करें। नहीं आए तो उनका भेजा हुआ एसएमएस उनको ही भेज दो। ये मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है। उसमें मैंने क्या किया था कि मेरे को भी ऐसा सेम मैसेज आता है कि 10,000 रुपये डाल दिए। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, तो अब इस नंबरों पे आप मेरे को वापस डाल दो। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने उनका सेम मैसेज कॉपी करके पेस्ट करके भेज दिया। मैंने कहा आ गए? कहते हाँ भैया आ गए। फिर हंस के फ़ोन काट देते हैं। तो ऐसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे बड़ा स्कैम जो अभी चल रहा है वो चल रहा है इंडिया में, जिसमें लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो है एआई या फिर डी फेक स्कैम्स। एआई स्कैम में क्या होता है कि फेक एआई फेस का यूज़ करते हैं, फेक आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, एआई से आपकी फ़ोटो या वीडियो बनाकर आपको डराते हैं। ठीक है, आपको ब्लैकमेल करते हैं, वायरल करने की धमकियां देते हैं, या फिर फैमिली वालों को बताने की धमकी देते हैं। ऐसे लोग ऐसे फ़ोन करेंगे आपको कि आपके किसी जानकार की आवाज़ यूज़ कर लेंगे और आपको डराएंगे कि ये आदमी हमारे पास गिरफ्तार है, ऐसा वैसा। फेक फेस का इस्तेमाल करके फ़ोटो बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं, और आपको डराते हैं कि हम आपके फैमिली को आपके वायरल कर देंगे, आपको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से बचना कैसे है? चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, पहली बात तो डरना नहीं है। पुलिस से मदद लें, सहायता लें। आप गलत हो ही नहीं तो आपको डरना ही नहीं है, सीधी इस बात। कानून आपकी मदद जरूर करेगा। घर परिवार में किसी बड़े को जरूर बताओ कि ऐसे ऐसे फ़ोन आए मेरे पास में और मेरे को ऐसे धमका रहे हैं और मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है।
कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें। पैसे तो देने ही नहीं है, पैसे तक तो बात ही मतलब, ठीक है, बचे रहोगे आप आराम से। सतर्कता ही बचाव है। देखो इन चीज़ों में यही है, किसके साथ कब फ़ोन आए पता नहीं होता। इनके लिए कोई फिक्स मेथड भी नहीं है कि ऐसा करके आप बच जाओगे। आप अवेयर रहोगे कि ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं तो आप बचे रहोगे। स्कैम्स की जानकारी रखें, कौन कौन से प्रकार के स्कैम चल रहे हैं। देखो स्कैम करने वाला अलग है, अपने को तो जानकारी रखनी है। हर दिन कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेते हैं, मतलब बताने जाए ना सुबह से शाम हो जाए, इतने प्रकार के स्कैम के तरीके हैं। जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। ज़्यादा लालच के चक्कर में नुकसान ना करवाएं खुद का, बिल्कुल होता है ये सब। अवेयर रहें, आसपास में मौजूद जानकार को जरूर बताएं। आपके आसपास में कोई लोग हैं तो उसको जरूर बताओ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ फ़ोन आया है, हो सकता है कि ऐसा कुछ। तब दो जने जब सोचेंगे ना तो हो सकता है आप सही कदम उठाओगे। पैसे सिर्फ लेने में विश्वास करें, देने में बिल्कुल नहीं, ठीक है। पैसे लेने में विश्वास करो, देना नहीं है आपको ऐसे स्कैमर्स को। हाँ वो अगर कह रहे हैं पैसे डाल रहा हूँ, कोशिश करो डलवाने की, पर खुद का नुकसान मत करो, सीधी सी बात ये है। अगर आपसे गलती से फ्रॉड तरीके से किसी भी तरीके से गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आप NPCI की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस वेबसाइट पे यूपीआई से रिलेटेड कोई भी अगर गलती हुई है, फ्रॉड हुआ है, गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बारे में आप इस वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन खो गया है और आपके उसके अंदर यूपीआई चल रहा है, आपकी मेन सिम वही है, तो गुम हुए फ़ोन को आप बंद करा सकते हो CEIR की वेबसाइट से। वहाँ पे अपने फ़ोन की सारी डिटेल्स डालें, आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप यहाँ से अनब्लॉक नहीं कर देते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जानकार तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अवेयरनेस बढ़ेगी तो ही स्कैम्स के ऊपर कंट्रोल होगा, नहीं तो पता ही नहीं रहता अपने साथ कि क्या हो रहा है। और इसलिए अवेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।